Assalamu alaikum dear students, it's me your teacher Professor Ulfat Niazi from the Reader Group of Colleges, Jaurabad campus. So today's our topic of discussion is from the Kingdom Protista, Zoology B एंड ये आपको चैप्टर नंबर 8 मिलर एंड हार्ले की बुक से जो है वो मिल जाएगा ये टॉपिक, जिसमें बेसिकली आपका जो स्टार्टअप है वहाँ पे वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से बेसिकली वो स्टार्ट करें, जिसमें वो थॉरली प्रोटोजोआ को एक्सप्लेन करेंगे। बट हम यहाँ पर उससे पहले किंगडम प्रोटिस्टा की जनरल डिस्कशन, इसमें कौन कौन सी टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और इसका जो है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है, ये चीज़ जो है जिसमें इसका फाइलेटिक लिनेज वगैरह एवरीथिंग हम इसमें इसका डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम प्रोटोजोआ को स्पेसिफिकली स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा इन जनरल। अगर आप इसकी ओरिजिन के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके ओरिजिन के बारे में ये कहा जाता है कि दे इवॉल्व फ्रॉम द आर्की बैक्टीरिया। आपको पता है कि आर्की जो हैं दे आर थॉट टू बी द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बी फाउंड ऑन द अर्थ, कि दुनिया में जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स अराइज हुए थे वो आपके पास आर्कियो बैक्टीरिया थे और वो जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते थे। तो चूँकि जो स्टार्ट में लिविंग कंडीशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम थी, जो इन्वायरमेंट था वो बहुत एक्सट्रीम था, तो उस कंडीशन में भी जो चीज़ सर्वाइव की थी वो आपके पास आर्की कंसिडर किए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि आपके पास जो प्रोटिस्टा है किंगडम, ये आपके पास अराइज हुए हैं, इनका ओरिजिन जो है वो आर्की से हुआ है और आर्की बाद ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो एंशियंट ऑर्गेनिज्म दैट वर फाउंड टू बी ऑन द अर्थ आफ्टर द आर्की, दे आर कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। इन्हीं के मेंबर्स को ही कंसिडर किया जाता है कि दे आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू बी फाउंड ऑन द अर्थ आफ्टर आर्की। तो इनका ओरिजिन जो है वो फिर यही माना जाता है कि ये आर्की से अराइज हुए हैं अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, ओके। इसके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम ये कहते हैं कि दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, फिर चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन रखते हों या यूनिसेलुलर लेवल रखते हों या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन रखते हों, व्हाटएवर दे एग्जिबिट, बट उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक अगर है कि वो ट्रू न्यूक्लियस रखते हैं तो वो फिर हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाकायदा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर रैप हुआ हुआ हो। आपका जो डीएनए है, क्रोमोसोम्स हैं, वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर रैप हुए हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? यूकैरियोटिक हैं। तो जितने भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर हैं, चाहे वो आपके पास यूनिसेलुलर हैं, दे आर यूकैरियोटिक। एंड हम कहते हैं कि ये बेसिकली प्रोकैरियोट्स से क्या हुए हैं? इवॉल्व हुए हैं आर्कियोबैक्टीरिया बैक्टीरिया से। चूँकि हम कह रहे हैं कि इनका ओरिजिन है तो हम ये कह सकते हैं कि दे हैव इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा हम इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या करते हैं कि दे आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। डाइवर्स क्यों हैं? क्योंकि अगर आप इनको देखें तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे, इसका ग्रुप अलग बनाने का, सेपरेट ग्रुप बनाने का रीज़न ही यही था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखे जा रहे थे जिनको डिफ़िकल्टी आ रही थी कि इनको किस किंगडम में रखें। अगर किंगडम प्लांटी में रखते थे तो उनके फीचर्स ऐसे थे जो कुछ तो प्लांट के साथ मैच रिजेंबल करते थे, लेकिन कहीं पर उसमें जो है वो डिफरेंस आ जाता था कि प्लांट की कोई ख़ास करेक्टरिस्टिक है तो उसके साथ वो मैच नहीं करते थे, तो फिर हम उसको वहाँ पे नहीं रख सकते थे। कुछ इनके ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हमारे सामने उस टाइम पे आ रहे थे क्लासिफिकेशन के दौरान, जिनमें जो है वो एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स तो थी लेकिन प्रॉपर कोई एनिमल वाला बिहेवियर उनका नहीं था। फॉर एग्जांपल अगर वो हेट्रोट्रॉफ थे एनिमल्स की तरह, तो दूसरी तरफ जो है वो उनके अंदर लोकोमोशन का, मूवमेंट का जो है वो प्रॉब्लम आ रहा था, जो कि एक एनिमल्स की करेक्टरिस्टिक है, तो वो वाली वो करेक्टरिस्टिक नहीं एग्जिबिट कर रहे थे। तो वो एनिमल लाइक बिहेवियर तो था उनका, लेकिन प्रॉपर कोई एनिमल नहीं थे, तो इसलिए हम उनको एनिमल किंगडम के अंदर भी नहीं रख सकते थे। कुछ जो थे वो फंगस लाइक थे बट प्रॉपर कोई फंजाई वाला करेक्टरिस्टिक नहीं था। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे जिनको एक अप्रोप्रिएट किंगडम में रखने के लिए जो है वो डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रही थी। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या है कि ये सोचा गया कि ऐसे जो डिफरेंट टाइप के आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया जाए और उनको अलग ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि वो किसी से भी रिजेंबल प्रॉपर वे में नहीं कर रहे थे। तो इनकी जो है वो, इसलिए इस ग्रुप को अगर आप स्टडी करेंगे तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर क्वाइट डाइवर्स फॉर्म्स। उनकी आप जो है वो
किसी भी सिस्टम के लिहाज से उनको देखेंगे, कोई भी उनका सिस्टम स्टडी करेंगे तो वो एक ग्रुप के ही मेंबर्स के अंदर भी डिफर करेगा। कि अगर आप एक ही ग्रुप इसका पढ़ लें, फॉर एग्जांपल आप एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को डिस्कस कर लें, जो एनिमल लाइक है बट नॉट एनिमल, जिनको हम जो है वो प्रोटोजोआ कहते हैं, हमने जिनको एक्सप्लेन करना है, तो उसमें भी आगे फर्दर काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत सारे इसके फाइलम पढ़ेंगे आप, इसके बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इवन के एक इस प्रोटिस्टा के ग्रुप में भी जो मेंबर्स हैं वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। तो इस ग्रुप के अंदर जो है वो डाइवर्सिटी जो है वो हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो मोड ऑफ आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन है, ये जो मोड्स हैं इनकी लाइफ के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफर करते हैं। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं कि इट्स अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करें तो हमने कहा कि आर्की से इसका ओरिजिन है, बट ऐसा नहीं है कि आर्की के किसी एक ही एंसेस्टर से ये जो है वो डेवलप हो गए डायरेक्टली। ये माना जाता है, जोलॉजिस्ट जो है इस चीज़ पर बिलीव करते हैं, जो एविडेंस है वो इस चीज़ के बारे में रेफर करते हैं कि आर्की के डिफरेंट एंसेस्टर्स, डिफरेंट ग्रुप्स के जो एंसेस्टर्स थे उनसे फर्दर इसमें जो मौजूद ऑर्गेनिज्म है उनका ओरिजिन हुआ है। सारे ऑर्गेनिज्म किसी एक ही सिंगल एंसेस्टर से ओरिजिनेट नहीं हो रहे। दैट्स वाई इसकी अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर पॉलीफाइलेटिक इन देयर एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। ठीक है, कि इनका ओरिजिन जो है वो आर्की के डिफरेंट ग्रुप्स के जो एंसेस्टर्स थे उनसे हुआ है, किसी एक ही ग्रुप के एंसेस्टर से नहीं हुआ। दैट्स वाई हम इनको क्या कहेंगे कि फाइलोजेनेटिकली ये क्या है आपके पास, फाइलोजेनिक लिहाज से ये पॉलीफाइलेटिक जो है वो कहलाते हैं। देन इसका थोड़ा बहुत हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव देख लें कि किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है हमारे पास इस किंगडम प्रोटिस्टा तक पहुंचने के लिए, ये स्टेटस देने के लिए, और इसके अंदर जो अब हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं वो किसकी मेहनत से ये सारा काम जो है वो हम तक कंपाइल होकर पहुंचा है। तो आपके पास हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में सबसे पहले जिसका नेम आता है वो जॉन हॉग हैं। इन्होंने 1861 में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो है उनके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं यूकैरियोटिक, उनको जो है वो रख दिया जाए एक सेपरेट किंगडम के अंदर। देन अर्नस्ट हैकेल आए, उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन ये साथ में कहा कि जो बैक्टीरिया हैं और माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम एक सेपरेट किंगडम के अंदर जो है वो रखते हैं जिसे हम किंगडम प्रोटिस्टा कहेंगे। लेकिन उसने बैक्टीरिया को भी साथ ही इंक्लूड किया। बट फर्दर हाउएवर उसने क्या किया, बाद में उसने ब्लू ग्रीन एल्गे, मतलब सानो बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, और बैक्टीरिया, इनको अलग किंगडम, एक अलग ग्रुप नेम दिया जिसको मोनेरा का नाम इसने दिया, और इसको रखा उसने किसके अंदर, फिर भी प्रोटिस्टा के। प्रोटिस्टा के अंदर ही फर्दर उसने एक अलग ग्रुप बना दिया जिसे जो है वो क्या कहते थे, मोनेरा, और उसमें ब्लू ग्रीन एल्गे और बैक्टीरिया को रखा। लेकिन फिर भी अभी भी ये प्रोटिस्टा के अंदर ही ये सारा कुछ मौजूद था। बाद में हमारे पास जो है वो हर्बर्ट कॉपलैंड आए, उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो उसको प्रॉपर एक किंगडम का जो है वो स्टेटस दिया, और इसको यहाँ से इस किंगडम प्रोटिस्टा से सेपरेट किया। पहले ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक ग्रुप की फॉर्म में मौजूद थे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ रहे थे। बाद में हमारे पास जो है हर्बर्ट कॉपलैंड ने क्या किया कि यहाँ से ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बैक्टीरिया को उन्होंने सेपरेट आउट किया और एक अलग किंगडम का स्टेटस दिया। अब हमारे पास जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको हम फॉलो करते हैं उसके में वो आपके पास रॉबर्ट विटकर ने दी थी, और उसने फिर क्या किया कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसको एक अलग ग्रुप कंसिडर किया, एक अलग किंगडम का स्टेटस दिया। लेकिन उसने जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रखे थे वो क्या थे, ओनली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को उसने कहा था कि ये जो हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। लेकिन अगर अभी हम रिसेंटली देखें तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर ही ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं लाइक प्रोटोजोआ वगैरह, इसके अलावा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स वगैरह हैं, फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गी हैं, ये चीज़ें भी आपको पता है कि यूनिसेलुलर के अलावा मल्टी सेलुलर सम ऑर्गेनिजम्स भी कंसिडर किए जाते हैं इन द किंगडम ऑफ द प्रोटिस्टा। ठीक है, तो रिसेंट स्टडीज़ में अब हमारे पास सिर्फ यूनिसेलुलर के अलावा भी ऑर्गेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो हमारे इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो हमने पढ़ना है वो हमने प्रोटोजोआ को, जिनको हम क्या बोलते हैं जनरली एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनको हम बोलते हैं, उनके बारे में हमने एक्सप्लेन करना है। तो इनके बारे में जो सबसे पहली हेडिंग आपको मिलेगी वो मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस की जो है वो बात की जाती है, जिसके अंदर उसका
सेल स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश की जाती है कि कैसे ये अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द होम्योस्टेसिस क्या है। आप जब अपने इंटरनल बॉडी को किसी भी लिहाज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, किससे प्रोटेक्ट करना है आपने, जो आपके बाहर के इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस हैं उनसे आपकी बॉडी का इंटरनल जो भी सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। तो जब आप ये कोशिश कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी ये कोशिश कर रही होती है, तो इसको हम कहते हैं कि होम्योस्टेसिस का प्रोसेस हो रहा है। आपकी बॉडी मेंटेन करने की कोशिश करती है एक जैसा, इंटरनली आपके अंदर कोई ऐसा चेंज ना आए और आपका बॉडी टेम्परेचर वगैरह है, आपकी स्लूटाइन कंसनट्रेशन है, तो वो एक ही जैसा रहे। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो है वो 120/80 होना चाहिए, तो हमारी बॉडी ट्राई करेगी कि वो इतना ही रहे, उसके अंदर कोई चेंज ना आए, वो एक जैसा रहे। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस होता है कि कैसे ये चीज़ें मेंटेन की जाती हैं, तो ये हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे सेल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, वो ये फंक्शंस बेसिकली सेलुलर लेवल पर जाकर परफॉर्म करे, तो जैसा होल बॉडी भी हमें फिर होल ऑर्गेनिज्म लेवल पर भी वो चीज़ नज़र आती है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसका होम्योस्टेसिस वगैरह मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं वन बाय वन इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करके साथ साथ। तो इसके स्ट्रक्चर में आपको जो है वो न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है, साइटोप्लाज्म भी नज़र आएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म इसमें पहले साइटोप्लाज्म को ही डिस्कस कर लेते हैं। इसका साइटोप्लाज्म दो तरह से आपको नज़र आएगा। एक बिल्कुल जो आउटर साइड पर सेल मेम्ब्रेन के बाद ही आपको नज़र आता है रीजन, वो साइटोप्लाज्म का इसका रीजन जो है वो आउटर साइटोप्लाज्म भी कहलाता है। आप इसके अलावा इसके लिए टर्म जो है वो एक्टोप्लाज्म भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो एक्टोप्लाज्म जो है वो क्लियर होगा एंड फिल्म सा होगा। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा यूँ कह लें थोड़ी थिक होगी, ज़्यादा कोई लिक्विडी मटेरियल नहीं होगा आउटर साइड पे। ठीक है, मार्जिन्स के साथ साथ। देन आपके पास इसका जो इनर साइड पे मार्जिन से आप थोड़ा आगे को चले तो सेंट्रल रीजन की तरफ जैसे आप बढ़ेंगे तो वहाँ पे जो साइटोप्लाज्म इसका है वो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होगी, थिक नहीं होगी सॉरी, वो थोड़ा सा लिक्विडी जो है वो मटेरियल होगा। तो आउटर एंड इनर को हम जो है वो, आउटर को एक्टोप्लाज्म बोला था, इनर को हम एंडोप्लाज्म जो है वो बोल सकते हैं। किस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे, साइटोप्लाज्म को। ये जो कंसिस्टेंसीज का डिफरेंस है कि आउटर जो है वो थोड़ा सा फिल्म है साइटोप्लाज्म, इनर जो है वो लिक्विडी है, ये इसको कैसे हेल्प आउट करेगा, क्या फ़ायदा है इसका। तो ये बेसिकली सम प्रोटोजो ऐसे हैं जिनके सेल स्ट्रक्चर में ये चीज़ उनकी जो लोकोमोशन है उसके अंदर उनको क्या करता है, रोल प्ले करता है, वहाँ पर इनको हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये आप फर्दर जब इसकी टाइप्स आप डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट मेंबर्स प्रोटोजोआ के पढ़ेंगे, तो आप इसी साइटोप्लाज्म की जो कंसिस्टेंसीज में डिफरेंस है इसको आप वहाँ पर, इसका फंक्शन भी वहाँ पर स्टडी करेंगे साथ साथ। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रोटोजोआ ऐसे हैं, ये हम चूँकि जनरलाइज स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट प्रोटोजोआ के लिहाज से हम देख रहे हैं कि उनमें क्या क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, जनरली एक प्रोटोजोआ के अंदर फ्लैजेलम भी इनके अंदर हो सकता है, जैसे कि आपको यूग्लिना के अंदर नज़र आएगा। ठीक है, मूवमेंट के लिए होता है, फ्लैजेलम इनमें प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा साइटोफेरिंक्स एक आपके पास जो है स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ये टर्म आपके लिए शायद न्यू होगी, आपने पहले इसके बारे में नहीं पढ़ा हो। साइटोफेरिंक्स क्या है, बेसिकली जो इनके अंदर इंजेक्शन का प्रोसेस है कि कैसे ये फीडिंग करेंगे। तो फीडिंग ऐसे भी हो सकती है, कुछ काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रोटोजोआ होते हैं तो वो क्या करेंगे, सिंपल सेल मेम्ब्रेन के अंदर वैक्यूल की फॉर्म में चीज़ को एंटर करवाएंगे, जो कि आपको पता है कि एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस कहलाता है। सेल मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व करके हम वैक्यूल की फॉर्म में फूड को इनटेक करते हैं। समटाइम्स क्या करते हैं, ये इस फॉर्म में लेंगे एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस की मदद से, लेकिन समटाइम क्या करते हैं, फूड एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट होता है जिसको साइटोफेरिंक्स बोलते हैं। वहाँ से क्या करता है, इनके बॉडी के अंदर, इनके सेल के अंदर क्या करता है, एंटर होती है फूड। तो उस स्ट्रक्चर के लिए, जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर, उसके लिए हम साइटोफेरिंक्स की टर्म जो है वो यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो फूड वैक्यूल एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू फॉर एग्जांपल अंदर एंटर हुआ है, उसके साथ क्या होगा, उसकी डाइजेशन वगैरह कैसे होती है, वहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड है वो कैसे आगे सर्कुलेट करती है। तो ऐसा होगा कि जब कोई फूड अंदर एंटर हो जाएगी तो फूड वैक्यूल की फॉर्म में वो जाएगी। फूड फॉर एग्जांपल एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हुआ, अंदर गई, उसने क्या करना है, वो जो फूड वैक्यूल्स बनेंगे, ये फूड वैक्यूल्स क्या करेंगे, लाइसोजाइम्स या लाइसोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो एंजाइम्स क्या करेंगे? इन फूड वैक्यूल्स के साथ मिक्सअप होंगे, फ्यूज़ होंगे, और आपके पास क्या करेंगे, जो इनके अंदर मटेरियल प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उनके पास क्या होंगे? एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। वो इन एंजाइम्स की मदद से फूड को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट करेंगे। अब ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो इस सेल के अंदर क्या करेगी? सर्कुलेट करेगी, और इसको जो है वो न्यूट्रिशन इस सेल को जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये क्या करते हैं? अपना इंजेस्शन करवाएंगे, एंड देन उसके बाद अपना फूड डाइजेस्ट करवा के उसकी असिमिलेशन मतलब उसको यूटिलाइज करवाएंगे सेल के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके अंदर आपको गोल्जी बॉडीज़ का सिस्टम भी जो है वो नज़र आता है। गोल्जी बॉडीज़ आपको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो वो स्ट्रक्चर भी आप इससे प्रोटोजोआ के सेल के अंदर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड यू नो दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसी भी सेल का, किसी भी यूकैरियोटिक सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाती है, जहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी है वो वहाँ पे प्रोड्यूस भी होती है, सिंथेसाइज हो रही होती है, और उसकी वहाँ से जो है वो सिंथेसिस के बाद उसको सेल के अंदर या आउट ऑफ द सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। इसके अलावा अगर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो इनके पास अगर वाटर एंड आयन जो है वो आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ इनके अंदर सेल के अंदर स्टोर ही रहना, उसको हमने एक्सेस चीज़ को सेल से बाहर भी भेजना है। तो जो एक्सेस फूड है या जो वेस्ट फूड है, एक्सेस फूड तो नहीं, वेस्ट फूड जो होगी, जो फूड आपने डाइजेस्ट करवाई, देन आपने यूज़ कर ली है, अब जो वेस्ट है उसको बाहर जो निकालना है तो वो फिर इंजेस्शन वैक्यूल की मदद से आपने जो है वो बॉडी से बाहर निकालनी है। जब इनटेक करते हैं तो वो इंजेस्शन वैक्यूल होते हैं। जब आप उसको आउटसाइड एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू आपने इनटेक किया था, देन आपको इजेक्शन के प्रोसेस के थ्रू आप इजेक्शन वैक्यूल की फॉर्म में वेस्ट को जो है वो बॉडी से बाहर भी भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सेस वाटर होगा वो कैसे बाहर जाता है? वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से जाता है। उसके लिए भी स्पेसिफिक क्या है? वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं वो कह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के इर्द गिर्द अगर आपको एक और चीज़ भी ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपको कलेक्टिंग टिब्यूल्स नजर आएंगी। डायग्राम में अगर आप देखेंगे, ये कलेक्टिंग टिब्यूल्स क्या करती हैं? एक्सेस वाटर को सेल से कलेक्ट करेंगी, एंड दीज एम्पटाई इनटू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर आप देखें तो ये रेडिएट कर रही हैं आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के इर्द रेडिएट करती हैं। ये क्या करती हैं? फंक्शन इनका क्या होगा कि ये सेल से क्या लेंगे? एक्सेस वाटर को एक्यूमुलेट करेंगी, और देन उसको जो है वो पास आउट करेंगी किसके अंदर? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में, और यहाँ से एक्सेस वाटर जो है वो बॉडी से इनकी बाहर जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इनके अंदर फंक्शन देखें तो ये गैस एक्सचेंज का भी फंक्शन करवाएंगे। गैस एक्सचेंज का फंक्शन कैसे होगा? ये सिंपली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई बहुत बड़ा इनका बॉडी साइज़ वगैरह नहीं होता है, तो ये जो छोटा इनका है ना साइज़ का होना, ये इनके लिए क्या है? बेनिफिशियल भी है। बेनिफिशियल किस तरह से होता है कि इनका स्मॉल जो आपके पास है प्रोपोर्शन है, ये कैसे इनको हेल्प आउट करता है कि इनका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? बॉडी के लिहाज से लार्ज होता है। तो लार्ज सरफेस एरिया इनको हेल्प आउट करेगा कि वहाँ से ज़्यादा जो है वो क्या कह सकते हैं, डिफ्यूजन इजीली जो है वो फिर हो जाएगी, जिसकी मदद से ये गैस एक्सचेंज वगैरह का प्रोसेस भी इजीली करवा लेंगे। गैस एक्सचेंज में जो चीज़ एक्सचेंज होगी इन्वायरमेंट के साथ वो क्या होगी? वो ज़ाहिर है इनकी बॉडी क्या इनटेक करेगी? ऑक्सीजन इनहेल करेगी, ताकि ये अपने अंदर रेस्पिरेशन वगैरह का प्रोसेस जो भी है वो करवा सकें। और इसके अलावा जो चीज़ ये फिर आउटसाइड भेजते हैं एक्सचेंज में, ज़ाहिर है कोई चीज़ आपने इनटेक की है तो कुछ ना कुछ आप बाहर दे रहे होते हैं, तो इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो जो चीज़ बॉडी से बाहर जाएगी वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें कि बाकायदा तौर पे इनके अंदर एलिमिनेशन नाइट्रोजनस वेस्ट की भी होती है, वो एलिमिनेशन कौन से वाले मटेरियल की होगी? कौन सा ऐसा वेस्ट है जो इनके अंदर एलिमिनेशन के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में बॉडी से बाहर जाता है? तो दैट इज़ कॉल्ड टू बी एज अमोनिया। अमोनिया इनके अंदर जो है वो एलिमिनेशन के प्रोसेस में जो नाइट्रोजनस वेस्ट आपने एलिमिनेट करना है उसमें अमोनिया इनका एक प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो बॉडी से बाहर जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में एक चीज़ आपको नज़र आती है, स्टार्ट में आपको मिलेगी पढ़ने के लिए, वो सेल मेम्ब्रेन के अगर आप नीचे देखें तो कुछ स्ट्रक्चर्स से प्रेजेंट होते हैं बिनेथ द सेल मेम्ब्रेन, जिनको ये पेलिकल का नेम हम प्रोटोजोम के सेल के अंदर देते हैं। अब ये पेलिकल क्या है? अगर आप देखें तो सेल के शेप वगैरह को मेंटेन रखने के लिए हम यूकैरियोटिक सेल्स में एक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं जिसे हम उसका साइटोस्केलेटन कहते हैं।
और बेसिकली वो माइक्रोट्यूब्यूल्स पर क्या कर रहा होता है, कंसिस्ट कर रहा होता है। तो आप इनको क्या कंसिडर करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट है जो कि क्या है, बेसिकली क्या कहला रही है, पेलिकल कहलाती है। और यहाँ पे जैसे एक यूकेरियोटिक सेल में हम साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यहाँ पे इनका साइटोस्केलेटन आप कह सकते हैं कि पेलिकल पर क्या करेगा, कंसिस्ट करता है। और जो साइटोस्केलेटन का फंक्शन है कि वो शेप मेंटेन करेगा, सेल को प्रोटेक्शन देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि अगर कोई मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है तो सेल उसको बर्दाश्त करने के काबिल होता है। तो ये आपके पास जो पेलिकल है विल परफॉर्म द सेम फंक्शन फॉर दिस प्रोटोजोन सेल। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें ये सेल स्ट्रक्चर एंड इसके फंक्शंस आपको होप्स हो कि समझ आएंगे और इसकी बॉडी में ये क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं और किस तरह से इसको फ़ायदा दे सकते हैं इसकी लाइफ में ये सारे सेल स्ट्रक्चर्स। तो ये आपको होप्स हो क्लियर होगा। इसके बाद इसकी रिप्रोडक्शन है तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह, टेक